नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स के पाथ में जुड़े हुए ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया आता है। तो जब हम देखते हैं ओवरऑल, जो सुपरफिशियली हम देखते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल जेनेटेलिया नजर आता है और टेस्टिस नजर आता है। जब कभी भी आप फिजिकली किसी को देखते हैं तो या तो आप पेनिस देखते हैं या फिर आप टेस्टिस देखते हैं, लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो इसका एनाटॉमिकल जो पाथ है उसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं टेस्टिस से शुरू होकर के एसेसरी डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स, फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसके ये बेसिक पार्ट्स हैं। इन सभी चीजों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम की मदद से इस पूरी बात को समझा जा सकता है। यहां पर हम देखेंगे टेस्टिस, यहां पर आप देखिए ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस है और यहां से शुरू होता है एसेसरी डक्ट का पार्ट। ये देखें आप, मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं। टेस्टिस से स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं और ये इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया ये इस रीजन में होता है, यहां तक ये ट्रेवल करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, यहां पर है टेस्टिस, फिर एसेसरी डक्ट्स हैं और यहीं पर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसके सिक्रीशन सेमाइनल फ्लूइड बनाते हैं और ये आगे की ओर ट्रेवल करते हुए एक्सटर्नल जेनेटेलिया तक आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो आप कुछ ऐसे समझें, एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस के साथ उसके अपने अगर मैं इसको यहां पर अपने हाथ को मैं टेस्टिस बता रहा हूं तो टेस्टिस से स्पर्म्स बन करके निकले, स्पर्मेटोजोआ बन करके निकला, वो एक डक्ट के रास्ते से आगे बढ़ता है और यहीं पर उससे मिलते हैं कुछ और एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन। मेजर यहां पर है टेस्टिस, जहां से स्पर्म बन करके निकला, ये है डक्ट्स, इसे हम एसेसरी डक्ट्स कह रहे हैं और यहीं बीच रास्ते में कुछ और सिक्रीशन इसके साथ जुड़ जाते हैं जिसे हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन यहां पर जाकर के ज्वाइन करता है और फर्दर ये और आगे जाता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जाकर के मिल जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में रखिए। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, उसी रास्ते में एसेसरी ग्लैंड्स और फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बात करते हैं हम टेस्टिस पर फोकस करके। टेस्टिस, इसकी शुरुआत कहां से होती है? टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो टेस्टिस एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑर्गन है। हमारे एब्डोमेन से बाहर लटकता हुआ मेल्स के भीतर दो टेस्टिस होते हैं। वो क्यों होते हैं? स्पर्मेटोजोआ की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो सुटेबल नहीं होता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक लोअर टेम्परेचर रेंज की जरूरत होती है, तभी जाकर के यहां पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। इस चीज को अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन किया है। यहां पर आप फोकस करेंगे तो आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी ने प्रॉपरली इसको दिखाया है कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए। यह पॉइंट एनसीईआरटी ने सीधे तरीके से मेंशन किया कि हमारे जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होना चाहिए स्पर्म्स के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर रखा गया है। अब यहां पर स्पर्मेटोजोआ डेवलप करते हैं और ये एक डक्ट के रास्ते एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। एक मेल के बॉडी में ये टेस्टिस बाहर होता है और उसके बाद ये वास डिफरेंस के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। यहां पर अगर हम सिर्फ देख रहे हैं तो हमें लगता है यहां पर सिर्फ टेस्टिस है और केवल वास डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टिस और इस वास डिफरेंस के बीच में भी बहुत सारे एसेसरी डक्ट्स होते हैं। इस हिस्से में कुछ ऐसे एसेसरी डक्ट्स हैं जिसको इस इमेज में नहीं दिखाया गया है। उसको देखने के लिए अब हम यहां पर चलेंगे। हम यहां पर देखें तो हम इस पूरे टेस्टिस के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को यहां पर देख पाएंगे। एक्चुअली टेस्टिस एक कवर्ड ऑर्गन है जिसके भीतर
स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। यह कैसे होता है उसको समझने के लिए हम जब इसके कट सेक्शन को देखते हैं तो इसके भीतर तमाम कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं। ये कंपार्टमेंट्स की संख्या करीब 250 के करीब होती है। तो जब आप टेस्टिस को कट करके देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, जब इसको प्रॉपर ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है तो इसमें कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं। देखिए मैंने एक कंपार्टमेंट यहां पर दिखाया है। इस कंपार्टमेंट के भीतर एक ट्यूब्यूल होती है, तो इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। और एक टेस्टिस के भीतर इसकी संख्या करीब 250 तक होती है। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की संख्या 250 लॉब्यूल्स के बराबर होती है। तो एक टेस्टिस को जब हम कट करते हैं तो उसमें इनकी संख्या आपको समझ में रखना ही है और इनके नंबर्स भी याद रखने हैं। तो इसमें 250 कंपार्टमेंट्स जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। तो ये 250 नंबर्स आपको पता होना चाहिए। आगे अब हम फोकस करें तो यहां पर हम देखेंगे कि ये लॉब्यूल के भीतर यहां पर आप कन्वॉल्यूटेड मींस उलझी हुई एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये उलझी हुई स्ट्रक्चर काफी मायने रखती है क्योंकि यही प्राइमरी साइट है जहां पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो उलझी हुई स्ट्रक्चर है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के भीतर, टीएल जिसको मैं कह रहा हूं, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के भीतर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कहें ओवरऑल एक टेस्टिस के भीतर मैक्सिमम कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं? आप देख रहे हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की मैक्सिमम नंबर 250 है और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के भीतर मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 3 हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नंबर 750 हो सकते हैं। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को मैंने आपको बताया। अब आप यह समझ पा रहे हैं कि एक लॉब्यूल के भीतर 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है और यहां से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ ऊपर की ओर चढ़ता है। यह ऊपर की ओर यहां पर जब चढ़ता है तो ये वास एफरेंस में पहुंचने की कोशिश करता है वाया रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के माध्यम से ये वास एफरेंस में पहुंचने की कोशिश करता है। तो आप इस पाथ को देखने की कोशिश करें, इस पूरे रीजन को आपको फोकस करना होगा। यहां पर देखें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ऊपर की ओर यहां पर जब स्पर्म्स डेवलप हो चुके हैं तो वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, पहले रेटिटेस्टिस में पहुंचते हैं और रेटिटेस्टिस से ये वास एफरेंस, जिसको वीई मैंने दिखाया, वास एफरेंस में पहुंचते हैं। आपको बता दें ये जो टेस्टिस की कवरिंग होती है उसकी लिमिट यहां तक है। वास एफरेंस के भीतर के सारे पार्ट टेस्टिस के भीतर होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, ये टेस्टिस के भीतर का पार्ट है। यहां से वास एफरेंस एक्सपोज होगा, बाहर की ओर निकलेगा और ये एपिडिडाइडिमिस में खुलता है। तो वास एफरेंस किस में खुला? एपिडिडाइडिमिस में। और ये वास एफरेंस एपिडिडाइडिमिस में खुलता है और आगे ये एपिडिडाइडिमिस वास डिफरेंस में जाकर के खुलता है। तो इसके पाथ में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर क्या देखा? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस हमने देखा। रेटिटेस्टिस किसमें आगे जाकर के खुलता है? वास एफरेंस। वास एफरेंस किसमें जाकर के खुलता है? एपिडिडाइडिमिस में। एपिडिडाइडिमिस किसमें जाकर के खुलता है? वास डिफरेंस में। ये पूरे पाथ को एनसीईआरटी ने लिखा तो है लेकिन समझाया नहीं है। तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इतना पार्ट है ये बहुत क्लियर दिखता नहीं है। अगर आप सुपरफिशियल, अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इतना पार्ट छुपा हुआ होता है, ये भीतर होता है, ये दिखता नहीं है। आपको सिर्फ वास डिफरेंस से आगे का पार्ट दिख रहा है। तो इसके भीतर के पार्ट को समझाने के लिए मैंने इस इमेज की मदद लिया।
आपको मैंने बताया कि टेस्टिस से अब यहां तक के पार्ट में आप देख सकते हैं, यहां पर हमने टेस्टिस को दिखाया है कि स्क्रॉटम में लटका हुआ पार्ट है टेस्टिस। यहां से स्पर्मेटोजोआ अब चढ़ रहे हैं वास डिफरेंस में। आप देखें ये वास डिफरेंस है, वही वास डिफरेंस अब एब्डोमिनल कैविटी में चढ़ेगा। ये असेंड करता है एब्डोमिनल कैविटी में। यहां पर देखें ये असेंड कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। ये एब्डोमिनल कैविटी में वास डिफरेंस ऊपर की ओर चढ़ता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक कर्व बनाता है। इसके पाथ को आप ट्रेस करते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कर्व बनाते हुए फिर आप देखेंगे ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पहुंचता है और यहां पर ये सेमाइनल वेसाइकल्स के डक्ट के साथ मिल जाता है। तो यहां पर इसके साथ अब जुड़ेगा सेमाइनल वेसाइकल्स। सेमाइनल वेसाइकल्स जैसे आप कहते हैं ना मेल का जो फ्लूइड जो लिक्विड जो सीमेन जो निकलता है वो इसी से जुड़ा हुआ नाम हम यहां पर रखे हैं सेमाइनल वेसाइकल्स, सेमेन का वेसाइकल्स। तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है सेमेनल वेसाइकल्स का। एक बहुत बड़ा जो सेमिनल फ्लूइड है, सीमेन का जो फ्लूइड है वो सेमेनल वेसाइकल्स के सिक्रीशन से का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यहां से वास डिफरेंस ऊपर की ओर चढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक कर्व बनाया, ये कर्व आगे जाकर के सेमाइनल वेसाइकल्स के डक्ट के साथ जुड़ जाता है। सेमाइनल सीमेन से जुड़ा हुआ शब्द है, इसमें यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सीमेन का मैक्सिमम पार्ट या आप ये कह लें कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सेमाइनल वेसाइकल्स का होता है। तो सेमाइनल वेसाइकल्स के सिक्रीशन अब इस स्पर्मेटोजोआ के साथ जुड़ जाते हैं। आप देखेंगे यहां से अब ये दोनों एक साथ मिक्स हो गए और ये आगे की ओर एक डक्ट के रूप में ट्रेवल करते हैं जिसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यहां पर इसका नाम दिया गया। अब यहां पर आगे ये देखें आप इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पर क्या हुआ, सेमाइनल वेसाइकल्स की डक्ट और वास डिफरेंस दोनों आकर के जुड़ गई। अब कॉमन नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट का। यहीं पर आपको समझना होगा अब ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में जाकर के खुलता है। किस में जाकर के खुलता है? यूरेथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर की अगली जो डक्ट होती है वो है यूरेथ्रा। यहां से इजैकुलेटरी डक्ट अब खुल जाता है यूरेथ्रा में और अब आप देख सकते हैं कि यहां से जो अगला पार्ट है वो यूरोजेनाइटल आप पार्ट कहेंगे क्योंकि यही यूरिनरी ट्रैक का भी पार्ट है और यही सेमाइनल फ्लूइड का भी पार्ट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेल में एक खास चीज होती है कि इसका जो जेनाइटल ट्रैक है इसके आगे उसी रास्ते से यूरिन भी पास करता है और उसी रास्ते से सीमेन भी पास करता है। इस हिस्से पर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि सेमाइनल वेसिकल्स जो एक पहली डक्ट है उसका सिक्रीशन यहां पर ऐड ऑन होता है स्पर्मेटोजोआ के साथ। तो एक जो ग्लैंड जो बहुत खास ग्लैंड है उसका सिक्रीशन अब यहां पर ऐड हुआ, पहला ग्लैंड। यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सिक्रीशन भी अब स्पर्मेटोजोआ के साथ ऐड होगा। अब तीसरी ग्लैंड है यहीं पर आगे की ओर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को इस सीमेन में ऐड करती है। बेसिक जो सिक्रीशंस हैं वो सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के ही सिक्रीशंस इसमें ऐड ऑन होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत थोड़ा होता है लेकिन ये भी इसमें कंट्रीब्यूशन देता है। अब तीन ग्लैंड्स हैं, तीन एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एक हो गया सेमाइनल वेसिकल्स, एक है प्रोस्टेट का सिक्रीशन और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन यहां पर स्पर्मेटोजोआ के साथ जुड़ते हैं और इसमें खास बात यह है कि इन सिक्रीशंस में कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, जो ऐसे सिक्रीशंस हैं जो स्पर्म को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक्चुअली स्पर्म को एनर्जी मिलने के लिए फ्रक्टोज की जरूरत होती है। इसके अलावा स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है, स्पर्म जिस फ्लूइड के साथ यानी सेमाइनल फ्लूइड जिसको हम कह सकते हैं, जो सीमेन का जो फ्लूइड है उसका नेचर एल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है और भी कैल्शियम के अपने यूज हैं।
एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी इसमें देखी गई हैं। इसमें फ्रक्टोज होता है, तो इस जो फ्लूइड है इसका अपना एक एल्कलाइन नेचर, इसलिए मींस इसका अपना एक एल्कलाइन नेचर होता है, जो इसलिए रखा गया एल्कलाइन नेचर क्योंकि इस सीमेन के साथ चल रहे स्पर्म को आगे फीमेल के जेनाइटल पार्ट में एंटर करना है। आप इस बात को समझिए, सेमेनल फ्लूइड को एल्कलाइन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस बात को समझें। आप जानते हैं कि ये जो सेमेनल फ्लूइड है ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में एंटर किया जाएगा, और आप समझ लें फीमेल के जेनाइटल ट्रैक के भीतर बहुत से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो फीमेल के जो जेनाइटल पाथ है या जो फीमेल का जेनाइटेलिया है उसका एनवायरनमेंट है एसिडिक। जब ये स्पर्म ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो वो मर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि यहां के एसिडिक एनवायरनमेंट, फीमेल के जेनाइटेलिया के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल करने के लिए स्पर्म के साथ यानी सेमेनल फ्लूइड के साथ एल्कलाइन नेचर का होना जरूरी है। सेमेनल फ्लूइड का एल्कलाइन नेचर यहां के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कर देता है, और इस तरीके से न्यूट्रल हो पाने की वजह से ही फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म सरवाइव कर सकता है। तो यही वजह है कि स्पर्मेटिक फ्लूइड में ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो इस डक्ट के रास्ते में ऐड हो रहे हैं, ये अपने सिक्रीशंस को देते हैं। इसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि स्पर्म को लाइव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। अब यहां से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए, एनसीईआरटी ये सवाल पूछ सकता है। एक्चुअली क्या है कि प्रोस्टेट एक होता है, बाकी ये जो दोनों हैं सेमेनल वेसाइकल्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनकी नंबर पेयरिंग में होती है, इनकी संख्या 2 होती है। इस बात को समझना होगा। प्रोस्टेट केवल एक होता है, बाकी जो दोनों एसेसरी ग्लैंड्स हैं सेमेनल वेसाइकल्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनके नंबर्स पेयर में होते हैं, ये 2-2 की संख्या में होते हैं। ये आप इमेज में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन किया है, तो संभावना है कि इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहां से ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के आगे के पार्ट्स में जब हम देख रहे हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये यूरेथ्रा में जाकर के खुल गया। अब ये यूरेथ्रा से आगे की ओर ट्रेवल करता है और ये बाहर की ओर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जाकर के ये यूरेथ्रा खुलता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये पार्ट है ग्लांस पेनिस का, और ये स्किन की एक कवरिंग से ढका होता है जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। आपको पता होगा बहुत सारे रिलीजियस ऐसी विश्वास है, कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम कम्युनिटी और ज्यूज में देखा गया है कि इस फोरस्किन को हटा देने की परंपरा रही है। एक ट्रेंड रहा है कि इस फोरस्किन को हटा देने की ट्रेंड रही है। वो आज की डेट में पता चलता है कि जो ये कम्युनिटी है ज्यूज की या मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसमें सर्कमसीजन की ये जो प्रोसेस है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस अब नजर आता है। इसकी वजह से, सर्कमसीजन की वजह से ज्यूज और मोहम्मडन्स में एचआईवी के द्वारा होने वाले इंफेक्शन के चांसेस कम होते हुए पाए गए हैं। सर्कमसीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस और भी देखा गया है। तमाम जो जेनाइटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मोहम्मडन्स और ज्यूज में कम देखी गई हैं। उसके पीछे सर्कमसीजन का कारण देखा गया है। ऐसा माना गया है कि सर्कमसीजन के दौरान ये फोर स्किन हटा देने की वजह से ज्यूज और मोहम्मडन्स में एचआईवी के इन्फेक्शन कम होते हैं, और भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके रिस्क ऐसे कम्युनिटी के लोगों में कम पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसको एक बार फिर से हम यहीं पर टेस्टिस के करीब चलें और चलते हैं हम एक बार फिर से सेमिनल वेसाइकल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द। आप देखेंगे, मैंने एक बार फिर से आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर ये टेस्टिस के भीतर क्या होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इसके भीतर होता क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है,
1 से लेकर 3 तक होती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम कट करें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो एनवायरनमेंट होता है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। आप देखें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सिंप्लीफाइड में डायग्राम बना रहा हूं। आगे चल करके हम देखेंगे कि इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर, ये ट्यूब्यूल जो है इसी के भीतर स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होता है। वो कैसे होता है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे और इस हिस्से को काफी मैं आपको इनलाज करके आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर आप देखें, यहां पर आप 2 तरीके के सेल्स देखते हैं। यहां पर मेल जर्म सेल्स आप देख रहे हैं, यानी जो स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। यहां पर 2 तरीके के सेल्स होते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक आप सेल्स देख रहे हैं, ये है मेल जर्म सेल्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनलार्ज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम सर्टोलाई सेल्स कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ये मेल जर्म सेल्स हैं, यही आगे की ओर डेवलप करके स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे और यहां पर न्यूट्रिशन देने के लिए सर्टोलाई सेल्स होते हैं। सर्टोलाइज सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। सर्टोलाइज सेल्स के बारे में पूछा जाता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या फिर हम इन्हें लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है, जहां सर्टोलाई सेल्स इन मेल जर्म सेल्स को, MGC जिनको मैंने लिखा है, ये मेल जर्म सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोलाई सेल्स करता है। वहीं इंटरस्टिशियल सेल्स एंडोक्राइन सिक्रीशन करते हैं, ये मेल एंड्रोजन्स का सिक्रीट करते हैं। आप जानते हैं कि टेस्टिस से एक रिलीज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। वो टेस्टोस्टेरॉन इसी इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स की खास बात ये होती है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं और ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो ये किससे रिलीज हो रहा है? इंटरस्टिशियल सेल से या लिडिक सेल से रिलीज होते हैं। ये बात हमने समझ लिया। अब हम जितनी भी बातों को डिस्कस किए हैं उसको एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस कहां पाया जाता है? स्क्रोटम में पाया जाता है। टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी के ही डेटा को मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं। इसके अलावा हमने देखा कि टेस्टिस का जब हम कट सेक्शन देखते हैं तो उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के भीतर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी नंबर कितनी होती है? 1 to 3 होती है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर कौन से 2 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर 2 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स, जो आगे चल करके मियोसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को फॉर्म करेंगे और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सर्टोलाई सेल्स होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल जर्म सेल्स का डेवलपमेंट होता है और सर्टोलाई सेल्स भी पाई जाती हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इस बात को हमने डिस्कस किया। अब यहां पर बात करें एसेसरी डक्ट्स की, क्योंकि हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल करके कहां खुलेगा। तो हमने इमेज में आपको दिखाया था कि यहां पर अब आगे के पाथ में कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं और वहीं उन्हीं डक्ट्स में कुछ ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एसेसरी डक्ट्स क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुलते हैं रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस खुलता है वास एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया खुलता है एपिडिडाइडमिस में, एपिडिडाइडमिस किस में खुलता है? वास डिफरेंस में। तो यहां पर अब हम आगे देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वास एफरेंस में खुलता है, रेटेटेस्टिस इसके बीच के रास्ते में आपने स्ट्रक्चर देखा था। अब ये वास एफरेंस खुलता है, वास एफरेंशिया या वास एफरेंस किस में खुलता है? एपिडिडाइडमिस में। एपिडिडाइडमिस किस में खुला? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस
और सेमिनल वेसिकल्स के ये दोनों डक्ट्स हैं, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट्स जो है इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं और आगे ये यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। ये पॉइंट आप इस तरीके से एक लाइन डायग्राम के द्वारा आपने समझे और यहीं पर मैंने आपको बताया कि ये जब यूरेथ्रा में ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट तो आपको इसी टर्नल पाथ पे वास डिफरेंस के लास्ट पार्ट पर आपको धीरे धीरे करके एक एक करके आपको 3 एसेसरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिले थे। पहला आपने यहीं पर इमेज में देखें कि वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स, यहां पर देखिए कि सिक्रीशन आगे यहां पर इससे जुड़ता है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन यहां पर जुड़ता है और आप यहां पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन को आप देखते हैं। आपको बता दें मेल में एक बहुत ही कॉमन कैंसर है जो कि ओल्ड एजेस में देखने को मिलता है, वो होता है प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। आप कई बार अपने घर में देखते होंगे कि बहुत सारे जो हमारे घर में जो दादाजी या जो एज्ड पर्सन हैं, जो बड़े उम्र के लोग हैं, उनमें आप देखते होंगे उनको रात में थोड़ा थोड़ा करके कई बार यूरिन जाने की टेंडेंसी होती है, उनका यूरिनेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि उनके पेन को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन उनको क्या होता है, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुका होता है। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि वो प्रॉपर यूरिन उनका पास नहीं होता है और वो रात में कई बार यूरिन को पास करने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए कई बार यूरिन जाने की कोशिश करते हैं, यूरिन भी प्रॉपरली पास नहीं करता और जब वो पूरी तरीके से उनका यूरिन पास भी नहीं होता और जब वो वॉशरूम से जब लौटते हैं तो आप देखेंगे उनके कपड़े को देखेंगे तो उसमें ड्रिबलिंग होती है, थोड़ी देर तक उनके जो अपने कपड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बढ़ चुका होता है कि ये इस पूरे यूरेथ्रा के पार्ट को चोक कर देता है, कंडेंस कर देता है, तो यूरिन आगे बिल्कुल पास नहीं कर पाता, बहुत पेन होता है। तो ये बुढ़ापे की एक बड़ी तकलीफ देह बीमारी है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और इस दौरान प्रोस्टेटिक कैंसर भी हो सकता है। हालांकि इस वजह से बहुत ज़्यादा ये खतरनाक सिचुएशन नहीं होती कि प्रोस्टेटिक कैंसर, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ देह होती है क्योंकि यूरिन पास नहीं हो पाता है। तो ये एक कैंसर है। अगर आपके घर में इर्द गिर्द कोई हो तो इन सारी चीज़ों पर आपको थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए क्योंकि ये एक बुढ़ापे की बीमारी है जिस पर हम जनरली अवॉइड करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। अब के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया मेल जेनिटल सिस्टम के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से टेस्टिस के भीतर का एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर कैसे स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे वहां से स्पर्म आगे ट्रेवल करते हैं एसेसरी डक्ट्स के माध्यम से, आगे कैसे उसमें जुड़ता है एसेसरी ग्लैंड और उसके बाद कैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एनवायरनमेंट होता है। एक बात और भी बता दें कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो पेनिस है, पेनिस इसमें ये एक्चुअली इसमें ब्लड जब ये इरेक्ट होता है तो उस दौरान इसमें हार्डनेस आती है। आप जानते हैं जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब इसमें देखा गया तो इसमें देखा गया है कि ब्लड के फिल होने की वजह से ये हार्ड होता है। इस चीज के बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा बताया नहीं, लेकिन हम आपके अगले डिस्कशन में हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे किस तरीके से सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान पेनिस का इरेक्शन होता है, कैसे कुछ मेडिसिन होती हैं इसमें हेल्प करती हैं इरेक्शन को लॉन्ग टाइम बनाने के लिए। इन सारी बातों पर हम एक डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी का जो पार्ट है इसमें आपको समझना है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके कितने पार्ट्स हैं। इसमें आगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतर कैसे मियोसिस के दौरान, मियोसिस की प्रोसेस के बाद स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पर जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि एसेसरी डक्ट कौन कहां कैसे खुलता है इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे और यहां पर कौन सा डक्ट है, कौन सी ग्लैंड है, इमेज पर भी बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।